जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 3 मार्च 2025 और चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और प्रॉपर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपकी कवर करवाई जाती है। ये है ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइस पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। और अभी तो यूपीपीसीएस में 4 डाला है ज्ञान सर के पेड बैच में। आप जाकर चेक कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको जो है वो पूरे प्रूफ मिल जाएंगे कि कितने ज्यादा रिजल्ट जो है वो ज्ञान सर के पेड बैच से जो है वो आए हैं। तो अगर आपको भी सिलेक्शन जो है वो चाहिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में, तो ज्ञान सर के पेड बैच को जरूर ज्वाइन करें इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और आप करंट अफेयर्स के लेक्चर जो है वो देखते हैं या आप बताएंगे तो हो सकता है कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाए। और हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है जीरो से लेकर सिलेक्शन की। तो आज के ये टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, पायल ने आंसर्स लिखे हैं। पायल, श्रेया वेरी गुड, आयुष गुप्ता वेरी गुड, प्रीति मिश्रा, आयुषी सिंह रेगुलर स्टूडेंट्स हो, बहुत बढ़िया आप आंसर्स जो है वो दे रहे हो। समीर भटनागर, आप भी रेगुलर आंसर्स देते रहो, बीच में रेगुलरिटी थी, अभी आपने शायद आंसर जो है वो देना छोड़ दिया। आंसर दो। ईशा ठाकुर वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। सर कोर्ट के चक्कर में बहुत पैसा लग जाता है और इस चीज को ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, बेसिकली लॉयर वगैरह की फीस ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एक्चुअल में देखो सीन क्या है प्रीति जी। अब आपने नालसा के बारे में जो है वो सुना होगा। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो लॉयर्स प्रोवाइड कराती है, सरकारी लॉयर्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनको लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से। बट यस, जो सरकार फ्री में जो है वो जो चीज़ जो है वो बोलती है, बट एक्चुअल में जिस पोजीशन पे जो लोग रहते हैं वो चार्ज तो करते ही करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही है लोगों का। इसी इन्हीं सब चीज़ों को तो सुधारोगे आप लोग जब आप सर्विस में जाओगे। एटलीस्ट आपके ऑफिस से करप्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को बस आप अगर इंश्योर कर दो तो बहुत बढ़िया है। फिर तो देश जो है वो अपना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो जेन्युइन है कि हाँ ऐसी चीज़ जो है वो होती है, ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब जो है वो यही है कि ऑफिसर्स की एफिशिएंसी और इसलिए एथिकल कंडक्ट, इसलिए तो आपको एथिक्स भी जो है वो पढ़ाया जाता है कि पावर में आने के बाद जो है वो भूल मत जाना कि हाँ भाई आप जनता की सेवा के लिए हो, ना कि उसके एक्सप्लॉइटेशन के लिए। ठीक है। तो होता है ऐसा। अवेयरनेस की जरूरत है हमारी कंट्री के अंदर, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए भी लोग जो है वो कई बार जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो दे देते हैं, कई बार अपनी जमीन जो है वो बेचकर केस लड़ते हैं और अल्टीमेटली ना केस जीत पाते हैं और जमीन भी चली गई होती है। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत बढ़िया प्रीति, आंसर्स आपने दिए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, वेरी गुड। निधि ने भी आंसर दिया। निधि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आंसर जो है वो दे रही है। तो भैया आप रेगुलर रहो, रेगुलर आंसर्स दो, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। श्रेया तिवारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस टॉपिक के दौरान वो मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, बट अभी सिर्फ आपको फोकस करना है टॉपिक को समझने के ऊपर, उससे रिलेटेड पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। पेन को हटा दो, सिर्फ फोकस करो समझने के ऊपर। जब मैं बोलूंगा लिखने को तो वही चीज आपको लिखनी है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, और बाकी पूरा फोकस आपको टॉपिक को समझने के ऊपर जो है वो देना है। तो हम बात करेंगे इंडिया में बदलते टाइम यूज पैटर्न के बारे में। क्या? टाइम यूज पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से देश के अंदर जो है वो समाज में चेंजेस आए हैं, आर्थिक तौर पर जो है वो चेंजेस आए हैं। तो ये टॉपिक टाइम यूज सर्वे 2024, TUS 2024 से रिलेटेड है। तो टाइम यूज सर्वे 2024 जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने कंडक्ट किया, यह सर्वे 2019 में किए गए सर्वे का दूसरा एडिशन है। सर्वे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टडी है जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि वर्क, केयर गिविंग, एजुकेशन और लेजर एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेजर एक्टिविटी यानी कि एंटरटेनमेंट, आरामदायक रिलैक्सिंग एक्टिविटीज। एजुकेशन आप समझते हो, केयर गिविंग यानी कि किसी को आप हेल्प कर रहे हो,
राइट, किसी की देखभाल कर रहे हो, और चौथा क्या काम कर रहे हो। तो उन पूरी चीज से रिलेटेड काफी अच्छा एक डेटा सामने आएगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लिख लो, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो पॉइंट्स हिंदी में भी यहाँ पर वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, ये तो कॉमन सेंस है। तो इन्होंने रिलीज किया है टाइम यूज सर्वे 2024। तो क्या और ये सेकंड एडिशन है, पहला इसका हुआ था 2019 में, है ना। तो ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि टाइम यूज सर्वे किस मिनिस्ट्री के अंडर रिलीज किया गया या किस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया। तो एनएसओ आपको ध्यान में रखना है। इस सर्वे के अंदर क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, और काफी सारी कंट्रीज ऐसे सर्वे रिलीज करती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, यूएसए, चाइना, है ना। ये एनालिसिस करती है टीयूएस, टाइम यूज सर्वे को। तो आओ, क्या एनालिसिस होगी, तो पहले ये समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। 2024 में 15 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप में, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप में 75% मेल्स और 25% फीमेल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये परसेंटेज 2019 के कंपैरिजन में बड़ा है। 2019 में 70.9% मेल्स और 21.8% फीमेल जो है वो वर्कफोर्स में थी। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये पूरा सर्वे जो है वो किया जा रहा है ये बताने के लिए कि कितने लोग जो है वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जेंडर को जो है वो रिफ्लेक्ट किया गया है कि कितने पुरुष और कितनी महिला जो है वो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। करेक्ट, यहां तक तो बात क्लियर होगी आपको। महिलाओं की पार्टिसिपेशन अनपेड डोमेस्टिक सर्विस में 2019 के 315 मिनट से 2024 में 305 मिनट तक घटी है। यह शिफ्ट पेड एम्प्लॉयमेंट की तरफ इंडिकेट करता है। अब देखो, सर्वे क्या है, टाइम यूज सर्वे। आप किसी जॉब में जाते हो तो आप 8 घंटा जॉब में देते हो, दैट मीन्स कि आप जिस जिस पे काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए, उसका आपको इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा है। बट हमारे घर पे जो मम्मी होती हैं, दीदी होती हैं, है ना, तो ये लोग जो है वो अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि घर के बहुत सारे काम करती हैं, है ना। अब ये भी थोड़ा सा जेंडर बायस वाली चीज हो जाती है कि घर के काम सिर्फ फीमेल जो है वो करती है उसकी। यार देखो, उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको पसंद है करना। पता नहीं क्यों भाई, मेरे को तो पसंद नहीं है। और मैंने ऐसा देखा है कि मेल्स लोग जो है वो उनको पसंद नहीं रहता, और फीमेल को भले ही पसंद, उनकी पसंद ही रहती है वो वाली चीज कि यार चीजों को अच्छे से जमाओ, है ना। मेल तो होता है कि कहीं पर भी कोई भी मोजा उतारा, एक मोजा इधर फेंक दिया, दूसरा मोजा उधर पड़ा हुआ है ना। फीमेल्स थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होती है, ऐसा मैंने अक्सर देखा। मैंने जितनी फीमेल्स के साथ मैं रहा हूं, मैं उनके कांटेक्ट में हूं, तो मैंने एक चीज देखी है कि यार ये बड़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं, है ना। और जितने भी मेल्स, जैसे मैं हूं, मेरे दोस्त हैं, अरे हम लोग बिल्कुल कहीं पे भी उठा के जो फेंक के जूता मार दिया है। तो ऐसा होता है। बट यस, आई एम ट्राइंग टू बिकम ऑर्गेनाइज। थैंक्स टू, क्रेडिट जो है फीमेल्स को जाता है, उनके साथ रह रहकर ऐसा हो रहा है कि हाँ थोड़ा सा अपन ऑर्गेनाइज रहते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं रह पाता मैं। और ऐसा है यार, उनका थोड़ा माइंडसेट है, राइट। तो ये बात तो हो गई एक जनरल मेरे ओपिनियन की। बट द रियलिटी इज दैट कि उनके वर्क को जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जैसे मेरी मम्मी भी कई बार मुझे कंप्लेन करती है कि अरे यार, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए चीज बनाओ है, और तुम कमियां निकालते हो, बस कभी तारीफ भी तो किया अगर होता है ना ऐसा, कि मम्मी जो है अच्छी अच्छी चीज बनाती है, बिल्कुल मम्मी को लगता है अरे वाह क्या बेहतरीन खाना बनाया, और वो भी रोज, और उनकी कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और जब हम खाते हैं और कई बार बोलते हैं क्या बेकार सब्जी बनाई है यार, ये हट है, तो वहां से फ्लाइंग चप्पल पड़ती है और आके सर पे लगती है पटाख। तो ऐसा होता होगा। तो तब मजाक एक तरफ, बट द पॉइंट इज दैट कि हम लोग जो है यार उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और ये बात सच है। और इसलिए वो जितना भी काम करती हैं घर में, उनके काम को ना रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना अप्रिशिएट किया जाता है। और पेड वर्क तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बट अब सर्वे बता रहा है कि महिला बोल रही कि नहीं अब बहुत हो गया भैया, अब हम काम करेंगे जिससे हमें इकोनॉमिक रिटर्न मिले और उससे हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले। और ये बात सत्य है भाई, जब जेब में पैसा होता है तो लोग इज्जत करते हैं, नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करता। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो तो किसी की औकात नहीं होती आपको छेड़ने की। नेक्स्ट, अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं, इनकी एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रूरल वुमेन से ज्यादा बड़ी है, जो कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, हायर एजुकेशन और इंप्रूव्ड सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है। आज की डेट में लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये अच्छी चीज है। देखो लिखा है अबाउट 160, सॉरी अबाउट 16.8% पॉपुलेशन जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने से एसोसिएटेड है।
राइट, और एवरेज 121 मिनट्स हर दिन जो है वो लगा रहे हैं इस एक्टिविटी में, कि आप कितना कितना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, जिससे आपको इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा है। तो वो चीज इसके अंदर अभी हमने समझी पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है सब, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। नेक्स्ट, आज की डेट में जो ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है केयर गिविंग में। एक 41%, 41% महिला जो है और 21.4% मैन जो है केयर गिविंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। महिला हर दिन 140 मिनट केयर गिविंग एक्टिविटीज में स्पेंड करती है, जबकि मैन 74 मिनट स्पेंड करते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि मैन जो होते हैं ना वो मतलब अपने इमोशंस को दबाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है अंदर। जैसे मैं अपने पापा को देखता हूँ, है ना, पापा जो है उनको बड़ा प्यार है भाई बच्चों से, है ना, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना, उनको है सब चीज है, अपनी वाइफ से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, है ना। और यही चीज होती है ना, कई बार लोगों के बीच में खटास क्रिएट करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को जो है वो इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करने चाहिए। क्योंकि हमें क्या बचपन से ही सिखाया गया है कि लड़के जो है वो कठोर है, रोते नहीं, अरे रो रहा है क्या, अरे भाई सब रोते हैं, है ना। और रो लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बुरा लग रहा है तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, रो लो भाई। इतना सख्त लौंडा बनने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये फालतू की बात है, उससे इंसान जो है ये हो रहा है डिप्रेशन और ये सब चीजों में जाना, इन्हीं सब चीजों के चक्कर में हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, कि जो भी आपको जो है वो लगता है बताइए, तो उससे सब चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी भाई। तो और मेल्स जो है इसमें जो आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई वो केयर गिविंग में कम टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि देखभाल में दूसरों की, है ना। क्योंकि है ऐसी चीज, ये वाली जो सॉफ्ट फीलिंग है ये भगवान ने महिलाओं को, फीमेल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से दे रखी है, कि दूसरों की हेल्प करना, केयर करना, है ना, मेल्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। बट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट वो दिखाते नहीं है। सो सो ये चीजें हैं। अर्बन एरियाज में मेल पार्टिसिपेशन केयर गिविंग में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अर्बन एरियाज में माइंडसेट चेंज हो रहा है ना यार, अवेयरनेस की वजह से, और कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, राइट, अब आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं भाई, रो भी लेना चाहिए भाई, कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको जो है वो कोई बोलेगा कि अरे लड़की है क्या रो रहा है ना। ये तो समाज ने स्टीरियोटाइप चीजें बना के रखी हुई हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, रो लेना चाहिए भाई, जब बुरा लग रहा है तो रो लो, अच्छा नहीं लग रहा तो अपनी फीलिंग शेयर करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, बातचीत करो। लोग बात नहीं करते, इवन मैं भी कई बार पापा के साथ सिर्फ काम की बातें जो है वो होती है, क्योंकि वो डिस्टेंस ही वैसा क्रिएट जो है वो हो गया है। अब इसमें ऑब्वियस ही बात है कि पेरेंट्स को जो है वो समझना चाहिए, एक अच्छी मतलब पेरेंट अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट अच्छा रखे, क्योंकि कांटेक्ट जब अच्छे होंगे ना तो रिलेशन और मजबूत होंगे। नेक्स्ट, एजुकेशन और लर्निंग पैटर्न। 6 से 14 साल की एज ग्रुप में 89.3%, 89.3% बच्चे लर्निंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो रहा है आजकल। क्योंकि इसका क्रेडिट जाता है अवेयर्ड पेरेंट्स को। आजकल पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी उनके बच्चे हैं, तो वो अभी से प्लान कर रहे हैं कि भाई इसको जो है वो आगे चल के इन्हें, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए प्लान किया होगा। बट पहले के टाइम पर बहुत कम होता था, आज की डेट में बहुत ज्यादा होने लगा है। छोटे से देखो, आप टैलेंट देखो भाई आजकल, 15-16 साल के बच्चे जो है वो कितने फिट हो रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से ग्रूम किया तो। कितने फिट नजर आ रहे हैं, कितने टैलेंटेड नजर आ रहे हैं, अलग अलग उनको एक्टिविटीज आती है ना। पियानो बजाना सीख रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, मेंटली जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग है वेरियस मैराथन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, राइट। तो ये चीज है, हर दिन 413 मिनट एजुकेशन के लिए डेडिकेट करते हैं बच्चे। और ये एजुकेशन को लेकर हमारी सोसाइटी का कमिटमेंट दिखाता है। फिर आराम वाली चीजें, तो 2014 में लोग अपने डेली टाइम का, आराम की अगर बात करें तो अपने डेली टाइम का 11% कल्चरल, लेजर और मास मीडिया और स्पोर्ट एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहे हैं। ये परसेंटेज 2019 में 9.9% था। और मैन एवरेज 177 मिनट और महिला 164 मिनट मिनट लेजर एक्टिविटी में स्पेंड करती हैं, और ये बात सत्य है। अब मेल्स इसलिए करता है कि उसने अपना जॉब कर ली, काम कर लिया, मस्त फिर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं ऑर्डर दे रहे हैं, मम्मी आज खाने में जो है वो मंचूरियन बनाओ, दीदी आज पिज्जा बनाएगा, बस। और हाथ में चल रही है रील या मूवी देख रहे हैं, तो ये आराम कर रहे हैं। और महिला आराम कम करती है, क्योंकि वो काम कर रही है, दूसरों की केयर गिविंग में स्पेंड कर रही है है ना? तो ये चीजें हैं बस। तो देखो ये टॉपिक सिर्फ सुनने का था, समझने का था, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको जो है वो चीजों को लिखना है।
आपको बस यही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सर्वे जो है वो किससे एसोसिएटेड है, क्या है इसमें चीजें, तो वो क्या चीजें वो मैंने आपको बता दी, लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू, जो 24 घंटे रेफरेंस पीरियड में 4 AM द प्रीवियस डे टू 4 AM ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू। तो ये पूरा यानी कि उस हिसाब से इन्होंने सर्वे जो है वो कंडक्ट किया था, वो सब भी लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। टीयूएस सर्वे की रिपोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो बनाए जा सकते हैं। चेंजेस तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, तो वो लिखने की जो है आवश्यकता जो है आप लोगों को नहीं है। एक सेकंड। ठीक है। बस महिलाओं का जो है वो ज्यादा रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। लोग कल्चरल स्पोर्ट एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर रही, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। ठीक है, बस ये टॉपिक यही था। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि इसका और दूसरा एडिशन इसका है, पहला एडिशन कब था, ये स्टेट पीएससी पूछ सकती है, ऐसी चीजें तो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया की लीडरशिप सामाजिक न्याय और समाज सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में, सोशल जस्टिस और सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा। तो देखो यार, ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी है और ये सुनने वाला टॉपिक है अगेन। तो इंडिया ने सोशल जस्टिस और सोशल प्रोटेक्शन के एरिया में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडरशिप रोल स्टैब्लिश किया है, जो कि इंटरनेशनली भी अप्रिशिएट हो रहा है। ये लीडरशिप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करती है, स्पेशली थ्रू इनिशिएटिव लाइक ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले तो ये टाइटल जो है वो आप डाल देंगे, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। और उससे पहले फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग हम लोग को सोशल जस्टिस पर देखने को मिला, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस में, जिसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ, जहां पर पूरे दुनिया भर के लोग आए और जिनका ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्वियसली बात है कि जब ये ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस तो सामाजिक न्याय के लिए ग्लोबल कोलिशन यानी कि वैश्विक गठबंधन कि लोग आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अलग अलग देश से लोग आएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो है वो सामाजिक न्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं, इसके टाइटल से ही समझ में आ गया। यस। और ये इवेंट जो है वो 74th फाउंडेशन डे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ देखने को मिला, ये भी लिख लेना। इसी के साथ ये वाला इवेंट कंडक्ट किया गया। और ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस लॉन्च हुआ था 2023 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि डिसेंट वर्क को प्रमोट करना, सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करना, और बिजनेस कंडक्ट जो होना चाहिए वो दायित्वपूर्ण होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इस पर फोकस किया गया। तो ये पूरी चीज जो है वो आप लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात आपकी रहो समझ में आ गई। अब चीजों को ध्यान से सुनो। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस किसने लॉन्च किया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। एक साइड में लिख लो आईएलओ, और आज की डेट में आईएलओ के बारे में आपको पढ़ना है विकिपीडिया से, ये आपका टास्क है। अब इसका गोल है सामाजिक न्याय की कमियों को एड्रेस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसको अलाइन करना। इंडिया ने इस इनिशिएटिव में अपनी लीडरशिप दिखाई है और पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ। इंडिया ने इस बातचीत के दौरान, जिसमें वर्कर्स और इंडस्ट्रीज बॉडीज के बीच रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट करने की बात की। ये इवेंट इंडिया की कमिटमेंट को शोकेस करता है कि इंडिया चाहती है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस हो और सभी जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए और उसकी हर एक चीज को ध्यान दे। बट पता है, इंडिया सिर्फ बातचीत कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कतें हैं आज की डेट में। आप देखिए, आपके अगर फ्रेंड्स कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे, आप खुद अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में होगे, तो यू नो वेरी वेल कि कितनी परेशानी इंप्लॉइज को फेस करनी पड़ती है। वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सैलरी हाइक होती नहीं है। इन्फ्लेशन को अगर देखें तो उस हिसाब से काफी कम पैसा जो है वो मिल रहा है लोगों को, है ना? तो ये जो चीज है, ये इम्प्लीमेंटेशन में हम अभी भी काफी पीछे हैं। बातचीत में तो हम हवाबाजी तो बहुत करते हैं, है बतौलेबाजी तो बहुत चल रही है, बट रियल काम बहुत कम हो रहा है।
ये लिखना नहीं है वैसे, अभी आपको सजेशन में आप मेंशन कर सकते हो कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें तो और बेटर हम कर सकते हैं। एकदम से आप गवर्नमेंट का या फिर सिस्टम का आप हिस्सा बनने वाले हो, तो आपको एकदम से चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपका क्रिटिसिज्म जो होगा वो सजेशन की तरह दिखना चाहिए कि आपने क्रिटिसाइज भी कर दिया और लोगों को बुरा भी नहीं लगा। एक चीज होती है ना कि अबे यार तू पढ़ाई नहीं कर रहा यार, तेरे बस का नहीं है एग्जाम एग्जाम निकालना। एक ये होता है बोलना, जिससे इंसान को बुरा लग जाता है, चुप जाती हैं चीजें। और दूसरा होता है कि यार इन इन चीजों पर मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन आराम से होगा। तो सुनने में क्या अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव क्या लग रहा है, दूसरा वाला ना। यही गेम आपको मेंस में खेलना है। आप क्रिटिसाइज भी करो और लोगों को लगे कि वाह यार, आप जो है वो सजेशन दे रहे हो। और जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो आप लोगों की नजर में बुरे बन जाते हो, इवन कॉपी चेक करने वाले की नजर में आप बुरे बन जाओगे। क्रिटिसाइज करो बट क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, बोलते हैं ना, एनालाइज करो, फिर सजेशन दो कि ऐसा होना चाहिए। तो यही तो क्वालिटी होती है एक डिप्लोमेट की, कि थप्पड़ भी ऐसे मारे वो कि सामने वाले का कान तो दुख रहा है, बट किस्सी लेके थप्पड़ मार दिया, यानी कि एक किस्सी ली है बट सामने वाले का कान में इतना पेन होने लगा कि उसको खून निकल गया, कि उसको एग्जैक्टली exactly समझ में आ गया कि भाई क्या बोल दिया इसने, ये गलती है बॉस। बट ऐसे बोली कि यार कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इंडिया ने लीडरशिप दिखाई है, बट रियलिटी है कि सिर्फ बातचीत में। एनीवेज, यही बस इसमें एक टॉपिक था, ये प्रीलिम्स के लिए बस ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, और बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर खास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, आपको ऑलरेडी पता है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी इंश्योर की जाए। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये फैक्ट्स इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। डीपीएसपी का आर्टिकल 38, 39, 39A, ये सब जो है वो सामाजिक 46 सामाजिक न्याय से एसोसिएटेड हम लोग को आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो पॉलिटी के अंदर ऑलरेडी आप कवर करते ही हो। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये लिख लेना, 1948 लिख लो, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1948 में जो है वो उसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था, लिख लीजिए। और ये वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। नाम से समझ आ रहा है ना, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो वर्कर्स होते हैं उनको उनका इंश्योरेंस होता है, स्पेशली उन एस्टेब्लिशमेंट में जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी के अंदर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो उस कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपने वर्कर्स का इंश्योरेंस करवाए, हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये चीज याद रखना, 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज। और 74th फाउंडेशन डे पर इंडिया के सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड करने के प्रयास को एक्नॉलेज किया गया, और इंडिया को सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 24.4% से डबल होकर 48.8% हो गया है 2024 में, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन लेवल पर भी देखने को मिलता है। एम्प्लॉयज है जो पैसा कमा रहे हैं 21,000 पर मंथ तक, वो इसके अंदर जो है वो कवर्ड होते हैं। बट काफी सारे इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बिकॉज उनके पास भले ही 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, बट वो अपने आप को वो अपने आप को रजिस्टर शो करते नहीं हो ना, एम्प्लॉयज की डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। आजकल वो अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को जो है वो एज अ गिग वर्कर की तौर पर जो है वो रखते हैं कि भाई ये तो गिग वर्कर है, मतलब ये इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो रखा है। ये ऐसी हरकतें जो है वो की जाती हैं कंपनीज के द्वारा, और ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, जो बेसिकली कानून को आप जो है वो बाईपास कर रहे हो इस प्रैक्टिसेस के थ्रू। होता है, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसी चीजें। तो ये सब चीजें आपको बता, देखो लिखा भी हुआ है ना। ये इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, गिग वर्क, प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, सबको जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये कवरेज सबको मिलनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग काम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो लिख लेना भाई, ये पूरी चीज जो मैंने हाईलाइट करी है। तो लेबर रिफॉर्म्स और सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की जो है वो चर्चा करें। हालांकि टेक्नोलॉजीज वगैरह भी हैं, तो इंडिया ने अपने लेबर लॉस को मॉडर्नाइज किया है, जिससे वर्कर्स के अधिकार को इंप्रूव किया गया है। ये सुधार गाइस इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप के थ्रू इंप्लीमेंट किए गए हैं। गवर्नमेंट ने प्लान अनाउंस किया है, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, गिग वर्कर्स इनके लिए भी जो है वो ये एक्सपेंड जो है वो किया जाएगा। फिर आप लिख लो ई श्रम शर्म मोबाइल ऐप, ई श्रम मोबाइल ऐप। सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ई श्रम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जो रियल टाइम अपडेट्स
और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि वर्कर्स को वेलफेयर स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके। ऐसे ही डिजिटल इनोवेशंस लेबर वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इंडिया की प्रोग्रेस सोशल प्रोटेक्शन और लेबर रिफॉर्म्स में क्या रही है वो लिखने की आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी जो काम की चीजें थी। ये आंकड़े वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख लो गवर्नमेंट का टारगेट, ये इंपॉर्टेंट होता है टारगेट्स। गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है कि 2047 तक सैनिटरी ईयर हमारा 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमें, तो हम उस समय हम ये टारगेट अचीव कर रहे हैं कि हमारे वर्क फोर्स में 70% एटलीस्ट फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करें। ये चीज है। और इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है वो काफी सारी चीजों पर काम कर रही है, जिससे कि लेबर लॉस को जो है वो इम्प्रूव जो है वो किया जा सके, इसमें और अच्छे और बेहतर सुधार जो है वो लाए जा सके। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। यस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम गाइस डिस्कस करेंगे एआई ड्रिवन एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो अब इंडिया में काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के रोल को समझने में मदद करेगा। तो देखो यार, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आप जानते ही हैं। हर फील्ड में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और एग्रीकल्चर भी उससे बहुत फायदा उठा रहा है। एआई का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है और कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बूम लेकर आ सकता है, रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है, एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकता है, इस चीज को मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ ने रिसेंटली यही चीज बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स के थ्रू जो है वो देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र बारामती में। लिख लेना भैया, माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एग्रीकल्चर में इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो लेकर आया गया। नाम से हमने फार्म वाइब फार्म। तो ये एक ओपन सोर्स इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का, और इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती। और मेन फोकस ये था कि क्रॉप के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाना और इनपुट कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स जो है वो क्या है, आइए इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यार, तो पहली चीज तो ये वाला पॉइंट जो है आपने लिख लिया। तो प्रोजेक्ट फार्म वाइब, पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मिट्टी के मॉइस्चर और क्लाइमेट कंडीशन को एनालाइज करके इरिगेशन शेड्यूल्स ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये लोग एआई का उपयोग करके ये एनालाइज कर रहे हैं कि मिट्टी को कितना पानी चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन हाई हो और इनपुट जो है वो कम से कम लगे। दैट्स इट, सिर्फ इतनी चीज आपको समझनी है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव को सपोर्ट इसके थ्रू जो है वो मिल रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेहतरीन तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन पर जो है वो काम कर रहे हैं, कम से कम इनपुट लगाए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंटरनेट आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए हैं जो रियल टाइम डेटा पर काम करते हैं, पानी सप्लाई को ऑटोमेट करते हैं और वेस्टेज को कम करते हैं। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम भी है, कीड़े मकोड़े को जो है वो भगाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीड डिटेक्शन भी है कि कौन सी जो है वो वीड उग रही है तो उसको डिटेक्ट करके उसको हटाओ। मार्केट ग्रोथ के लिए भी एआई काम कर रहा है, बट अभी भी इसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस काफी कम है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आपको तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट किसका है ये पता होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है बस ये पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजीज इसमें जो उपयोग की जा रही है, एज्योर डेटा मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ये लिख लेना कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में यूज हो रही है। फार्म वाइब्स डॉट ए आई, एग्री पायलट ए आई, ये टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज हो रही है। जैसे अज्योर वाली जो डेटा मैनेजर फॉर एग्रीकल्चर, ऑब्वियस सी बात है कि ये सैटेलाइट वेदर और सेंसर डेटा
का उपयोग कर रहे हैं और फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है वो गैदर कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी डेटा गैदर करने के लिए है। दूसरी टेक्नोलॉजी farmvibes.ai, ये एनालाइज कर रही है कि मिट्टी को कितना पानी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, पीएच, है ना, उसको मेंटेन करने का काम करिए। तीसरी टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करेगी, अब ये लोकल लैंग्वेजेस में जो है वो किसान एआई का उपयोग कर सके, उसमें किसान की जो है वो हेल्प करेगी कि जिससे कि वो अपना डिसीजन ले सके। तो इसमें 40% क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाएगा, क्वालिटी और रेजिलियंस इसमें इंप्रूव होगा, 25% फर्टिलाइजर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, 50% पानी का कंजम्पशन रिड्यूस होगा, 12% जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज रिड्यूस होंगे, और ऐसी चीजें होंगी तो हाई प्रॉफिट जो है वो किसान को मिल सकेगा। तो ये पूरे इंपैक्ट लिख लेना इससे रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट फार्म वाइब से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आप इसका उपयोग मेंस में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। शुगर केन के अंदर 30 से 40% इंक्रीज जो है वो देखने को मिला इसके प्रोडक्शन में, ये लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। 20% जो है वो, अच्छा ये मत लिखो, कम पानी और फर्टिलाइजर में इसका काम हो गया, तो ये तो था ही ऑब्जेक्टिव, बस इसका ये वाला एग्जाम्पल लिख लो आप। क्रॉप साइकिल कम हो गई 18 महीने से 12 महीने, कितनी अच्छी बात है ये। इनिशियली इसको 1000 फार्मर्स के साथ टेस्ट किया गया, अब 50,000 फार्मर्स के साथ इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो एआई जो है वो कैसे रेवोल्यूशन मतलब रिफॉर्म्स लेकर आएगा, सुधार लेकर आएगा इंडियन एग्रीकल्चर में। तो आप सिर्फ इसके बुलेट पॉइंट्स डालो कि ये स्मार्ट इरिगेशन में हेल्प करेगा, पेस्ट और वीट कंट्रोल में हेल्प करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेगा, है ना एआई। ठीक है, बट अभी भी चैलेंजेस यही है कि अभी भी अवेयरनेस नहीं है, हाई कॉस्ट इसमें लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेटा की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब जो चैलेंजेस है वही उसके सोल्यूशन है। डेटा की कमी तो डेटा गैदर करो, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो। कॉस्ट ज्यादा हो रही है इसको इंप्लीमेंट करने की, सेंसर लगाने की, ऑटोमेट करने की, तो कुछ टेक्नोलॉजीज लेकर आओ जिससे कि कॉस्ट कम की जा सके, है ना। तो ये चीजें हैं। पीएम वानी और भारत नेट प्रोजेक्ट लिख लो आप, ये टास्क है आपका आज, आप उसको आप कवर करना है। प्लस एक और चीज ये वाला, ये 3 टास्क मैंने आपको इस टॉपिक में दिए हैं जो आज आप पढ़ेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि इंडिया की ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी। तो टाइटल जो है वो डाल लेना, नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो उस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करेगी, जिससे कि हम जो है वो ग्रीन कैपिटल अलग अलग सोर्सेज से जो है वो लेकर आ सकें, यानी कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पैसे लगाने के लिए हम कैपिटल जो है वो बिल्डअप करें, यानी कि एक फंड्स ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देखो, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन मतलब एक प्रकार का बैंक है, जिसमें कौन सा पैसा जमा रहेगा, वो पैसा होगा जिसका उपयोग हम ग्रीन पर्पस के लिए करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के पर्पस के लिए करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर वो बैंक है जो पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के फिनेंसिंग जो है वो देखेगा, बस पूरी चीज नाम से ही समझ में आ रही है। और नेट जीरो का इंडिया का टारगेट आप सभी को पता है, मुझे आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको याद है 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है ना। तो उसके लिए ये बैंक काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये बैंक का काम क्या समझ गए आप। नीति आयोग जो है वो आकलन कर रही है अलग अलग मॉडल्स का, एक डेडिकेटेड ग्रीन बैंक जो है वो तैयार किया जाएगा। और जैसे कि IREDA है, और भी इस प्रकार के क्लाइमेट फंड जो है वो गिफ्ट सिटी में सेटअप करने की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगा इंडिया को कि इंडिया अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है वो अचीव करे, जो उसने बताए हुए हैं। और 45% जो है वो रिड्यूस करें हम लोग जीडीपी एमिशन में 2030 तक, और 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो अचीव करें। ये लिख लो भाई, ये टारगेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये वाला इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का अगर सेटअप हो जाता है तो काफी हेल्प करेगा। तो ये देखो, ये आने वाले समय में आने वाला है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा वैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का बैंक हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी के फंड्स या फाइनेंसेस को जो है वो मैनेज करने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। इंडिया का ऑब्जेक्ट यही कि $10 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनाना है 2030 तक, ये लिख लेना। नेट जीरो के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। पंचामृत स्ट्रेटेजी ध्यान में रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में हमने अनाउंस करी थी, ये पढ़ लेना पंचामृत स्ट्रेटेजी के बारे में। आज के आज जो चीज मैं आपको टास्क दे रहा हूं, वो आपको आज के आज टास्क फिनिश करना है। इंडिया को $1.4 ट्रिलियन की आवश्यकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की, और $28 बिलियन की हर साल आवश्यकता है। ये लिखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है।
ठीक है, नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फंड आज की डेट में ग्रीन एनर्जी फाइनेंस करने की इनिशिएटिव इंडिया की ये है, याद रखना। ये पूरी चीज इसकी आप लिख लेंगे, जो चीज लिखी है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब हमारे 2015 में आरबीआई ने क्लासिफाई किया था रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप अब बैंक्स को कहा गया कि भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपने टोटल क्रेडिट का 40% आप देंगे। 15 करोड़ रुपए तक लोन जो है वो पर बोरोवर्स को मिल सकते हैं, अगर वो सोलार, विंड, बायोमास या स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो। ग्रीन बैंक्स हमने स्टैब्लिश जो है वो किए हुए हैं इंडिया के अंदर। आईआरईडी, एसबीआई और दूसरे बैंक्स ऑलरेडी लोन्स ऑफर करते हैं सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रीन बॉन्ड्स भी हमने जो है वो बनाया हुआ है, राइट। क्राउड फंडिंग भी क्रिएट की जाती है ग्रीन एनर्जी के लिए, प्लेटफॉर्म है। ये पूरी चीज लिखेंगे आप, ठीक है, 1 2 3 4 से बुलेट पॉइंट नहीं, ये पूरा पूरा आप इसके नोट्स बनाएंगे। ये बहुत काम की चीज है कि आज की डेट में ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग इनिशिएटिव इंडिया के अंदर ऐसी चल रही है, और इंडिया एक और नेशनल लेवल पर एक ग्रीन बैंक बनाने पर काम कर रहा है। तो चैलेंजेस यही है भाई, इंटरनेशनल फाइनेंस काफी लिमिटेड है, डेवलप कंट्रीज अपने पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, बोरोइंग कॉस्ट काफी हाई है, फंड्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रॉपर तरीके से डाइवर्टेड नहीं है, ग्रीन बैंक्स के लिए इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, अंडर डेवलप्ड ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब इश्यूज हैं, अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही इसका सोल्यूशन होता है, बस। ये सिंपल सी चीज थी जिसके बारे में आपको एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं था गाइस इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है टेलीकॉम रेजिलियंस को इंडिया के अंदर मजबूत बनाना, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर की सर्वाइवल और कंटिन्यूटी को डिजास्टर सिचुएशन में इंश्योर करता है कि वो बरकरार रहे, स्टेबल रहे। देखो है क्या ये पूरा टॉपिक, मैं आपको समझाता हूं कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी रीजन के चलते बंद हो जाए, मतलब कुल मिलाकर इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन बंद, तो आज की डेट में लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि आज की डेट में इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लोगों की आजीविका में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो आ चुकी हैं, लोग इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बैंकिंग हुआ, हर एक सेक्टर आप ले लो, हर एक सेक्टर आज की डेट में जुड़ा हुआ है डिजिटल चीजों से, और उसका बेस जो है वो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है। अगर ये टेलीकॉम को नुकसान पहुंचता है तो सोचिए आप इकोनॉमिकली, सोशली कितना नुकसान होगा। तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, डिजास्टर रिस्पॉन्स की और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन की। हमारे टेलीकॉम नेटवर्क्स को डिजास्टर के दौरान प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, कि अगर किसी प्रकार का भी अगर आपदा आती है तो उसमें कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो जाता है। अभी देखो आप, एवलांच हम लोग को देखने को मिला, उत्तराखंड में आया, चमोली में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो खराब हो गया। जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही खराब रहेगा तो आप हेल्प जो है वो कैसे पहुंचा पाओगे एक पर्टिकुलर जगह पर, है कि नहीं। तो इसीलिए डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क है एक, लिख लेना, डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असिस्टेंट फ्रेमवर्क। पहले ये टाइटल डालोगे आप। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने गठबंधन किया, कोलिशन किया डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मतलब ये दोनों ने मिला मिला है। ये सीडीआरआई तो बेसिकली एक वो है, आप पढ़ोगे इसके बारे में आगे चल के, यानी कि अपनी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं आपके। सीडीआरआई कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो समझ जाओगे। अब अर्थक्वेक जब आता है तो आपको पता है कि घर नष्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग नष्ट हो जाती है कि नहीं। ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोलिशन है वो ये बोलता है कि हम बैठक करेंगे सभी कंट्रीज के साथ, और हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बातचीत करेंगे कि अगर कोई भी आपदा आती है तो हम दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकें। मतलब बिल्डिंग ऐसी बनाओ कि अर्थक्वेक का इंपैक्ट कम से कम हो उस बिल्डिंग के ऊपर। और अब तो आपको लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है कि इसरो ने जो है वो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो अपनी प्रोवाइड करा दी है इंडस्ट्रीज को। मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 166
इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करी है, इन जनरल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करी है, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में भी फायदा मिल सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। यस। तो बात कहानी वही है कि अब डिजास्टर से जो है प्रोटेक्ट करना है टेलीकॉम्स को या टेलीकॉम सेक्टर को। इसको लेकर ये डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया गया। मतलब ये ढांचा बताएगा, ये ब्लूप्रिंट बताएगा कि अगर कोई आपदा आती है तो आप कम्युनिकेशन सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर को जो है वो कैसे बचा सकते हो, कैसे रीस्टोर कर सकते हो। नेशनल और सब नेशनल डिजास्टर रिस्क असेसमेंट स्टडी जो कंडक्ट हुई थी आसाम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात में, उस स्टडी के आधार पर पूरी ये रिपोर्ट तैयार हुई। और यूनाइटेड नेशन अर्ली वार्निंग फॉर ऑल बाय 2027 इनिशिएटिव लिख लेना, उसके साथ ये अलाइन कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे दुनिया भर में हमें लोगों को 2027 तक अवेयर कर देना है कि कोई भी आपदा आती है तो उससे बचना कैसे लोगों को। तो डीडीआरआई जो है वो डेवलप की जा रही है कि जो कमजोर एरियाज हैं जहां पर अक्सर डिजास्टर का खतरा होता है, तो वहां पर टेलीकॉम सेक्टर अगर डिसरप्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको दोबारा से कैसे जल्दी आप रीस्टोर कर सकते हो। तो ये पूरा रोड मैप बताएगी कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आपदा के समय पर जो है वो आप टेली कम्युनिकेशन को जो है वो ठीक कर सको। बस इस टॉपिक के अंदर इतना ही है। बाकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, तो मेंस में लिखने के हिसाब से बस इतनी चीज लिख लो जो हाईलाइट करी है, 15%। इंडिया 35th रैंक में आता है 191 कंट्रीज में, यानी कि 35th पोजीशन पर है यूनाइटेड नेशन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से। हम लोगों को जो है वो डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा खतरा हुआ है अर्थक्वेक का, फ्लड का, लैंडस्लाइड का, फॉरेस्ट फायर का। ठीक है। 0.77 मिलियन टेलीकॉम टावर जो है, बताया गया कि वो बिजली के कारण वो खराब हो सकते हैं 75%, तूफान के कारण 57%, भूकंप के कारण 21%, 27%, और बाढ़ के कारण 17% को नुकसान हो सकता है टावर्स को। 100% टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आसाम के अंदर और उत्तराखंड के अंदर अर्थक्वेक के कारण जो है वो खत्म हो सकता है। 83% टावर आसाम के अंदर, 57% टावर ओडिशा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर साइक्लोन का रिस्क है उनको। तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, चीज क्या है वो आपको समझ में आ गई ना, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऐसा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो कि किसी भी प्रकार की आपदा को वो झेल सके, बस। बाकी और इसमें ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स भी ये तैयार करेंगे। अब बताएंगे कि भाई आकलन करेंगे टेलीकॉम टावर का कि कितना वो कमजोर है, क्या उसको नुकसान हो सकता है, किस क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, फिर उस पर रिसर्च की जाएगी कि जिससे कि उसके नुकसान को जो है वो कम से कम किया जा सके, और किसी भी डिजास्टर के समय पर टेलीकॉम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बस इतना टॉपिक था ये समझने वाला। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो प्रीलिम्स के लिए जो है वो लिख लो, और मेंस के लिए भी फैक्चुअल डेटा मैंने आपको दिया हुआ है। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है गाइस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये सोल्यूशन इसके जो है वो दिए हुए हैं। यूएनसीएलओएस, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जीएस पेपर 3 के अंदर आपको पढ़ाया भी जाता है। आपने अगर हमारी क्लासेस ली हैं तो ये इसके पूरे नोट्स टॉपिक्स आपको जो है वो कवर अप किए जाएंगे। अगर नहीं ली है तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। तो कहाँ गया नंबर वो, ये। तो आपको जो है वो कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। बताओगे कि आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन जो है वो देखते हो, तो आपको हो सकता है कि और डिस्काउंट भी मिल जाए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA, क्या है ये, तो लिख लो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है क्या है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब SMN1 जीन में चेंजेस आते हैं, म्यूटेट करती है, तब ये परेशानी आ जाती है। इसके कारण जो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो, आप कह सकते हो कि गड़बड़ाने लगते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई छूता है तो हमें पता लग जाता है कि किसी ने हमें छुआ, मच्छर काटता है तो पता लग जाता है मच्छर ने काटा। इसमें वो सब सेंसेशन जो होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा इशू है।
बड़ी प्रॉब्लम है, विच अगेन रिजल्ट्स इन पैरालिसिस। यस, तो ये ऑटोसोमनल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट से दो डिफेक्टिव कॉपी SMN1 जीन, एक हर यानी कि एक एक पेरेंट से जो है वो अपने पास अडॉप्ट करता है, और उसके बाद इसको ये बीमारी हो सकती है। और इसके कारण जो है वो मोटर न्यूरॉन्स खराब हो सकती है, मसल वीक हो सकती है लगातार, सांस लेने में, गटकने में, राइट, प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान चल फिर ढंग से नहीं पाएगा, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और सीवियर कंडीशन में पैरालिसिस। तो ये एक चीज है, स्पाइनल मस्कुलर एक बीमारी है, एट्रोफी, जिसके बारे में पता होना चाहिए, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक, और नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ट्राई करना है इस क्वेश्चन का जो है वो 120 वर्ड में आंसर लिखने की। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल के दिन। जय श्री महाकाल, कल मिलेंगे। जय हिंद। और आंसर्स लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो भी टास्क दे रहा हूं उसको कंप्लीट करते रहिए। जो भी कुछ आपको मुझसे पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। प्लस इन जनरल प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो वो चीज आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट डे लेक्चर में लेक्चर से पहले आपका सभी का आंसर दूंगा। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। चलिए, कल मिलेंगे। जय श्री महाकाल।